बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है आर्थिक नियोजन। और इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन करना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। आर्थिक नियोजन करने के पीछे बहुत कुछ उद्देश्य होता है, जिसके कारण से हमें आर्थिक नियोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसलिए हमें आर्थिक नियोजन करना पड़ता है। अब आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। इसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास क्रिया का संचालन करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी हमें निश्चित उद्देश्य जो प्राप्त करने होते हैं उसके लिए आर्थिक नियोजन करना होता है। अब डॉक्टर डाल्टन के शब्दों में देखिए क्या है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनके अधिकार में विशेष प्रसाधन हो, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास क्रिया का संचालन करना है। दूसरे जो है वो है श्रीमती बारबरा बुट्टन के अनुसार सार्वजनिक अधिकारी द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं का सचेत, विवेकपूर्ण तथा इच्छा अनुसार किया गया चयन तथा निर्धारण ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक नियोजन का जो संक्षिप्त परिभाषा है, जो संक्षिप्त अर्थ है, वो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग का केंद्रीय सत्ता द्वारा चयन, निर्देशन, नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। तो संक्षेप में ये है कि जो लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसके लिए योजनाएं बनाई जाती है, उसको आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसमें उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब अर्थ से पहले हम थोड़ी इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। इसके आर्थिक नियोजन की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे पूर्व निर्धारित उद्देश्य। इसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य निर्धारित होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का किया जाता है। और प्राथमिकताओं का निर्धारण इसमें किया जाता है। तीसरा, साधनों का आवंटन व उपयोग। साधनों का आवंटन एवं प्रयोग उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार से किया जाए, ये इसका एक प्रमुख विशेषता होती है। और निर्धारित अवधि। नियोजन में किसी प्रकार के कार्य करने के लिए एक निश्चित अवधि रखी जाती है, जो लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए होती है। नियंत्रण प्रक्रिया, ये एक नियंत्रण प्रक्रिया है। और फिर है संपूर्ण अर्थव्यवस्था। एक भी ये जरूरी नहीं है कि नियोजन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ही हो। भारत में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन है। धन संयोग। इसमें धन संयोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। धन संयोग के बिना नियोजन का सफल होना असंभव सा लगता है। इसलिए ये आर्थिक नियोजन की कुछ परिभाषाएं हैं।
अब हम इसके महत्व के बारे में प्रकाश डाल लेते हैं। इसमें महत्व में पहला है साधनों का अधिकतम उपयोग। इसमें साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है तथा यह नियोजन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तेरह, विकास। आज दुनिया में प्रत्येक जो देश है वो तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। इंग्लैंड एवं अमेरिका द्वारा अपनाया गया मार्ग जिसका 400 वर्षों का इतिहास है और दूसरा मार्ग था रूस का जिसका इतिहास उस समय मात्र 20 वर्ष का था। नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने दूसरे मार्ग को चुना जो नियोजन का मार्ग था जिससे तेज गति से आगे बढ़ा जा सकता है। स्थिरता के साथ विकास। वैसे देखा जाए तो विकास का तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि वह स्थायित्व के साथ नहीं हो, यानी उसमें स्थिरता नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक विकास भी हो और मूल्य भी नहीं बढ़े। यदि विकास के साथ साथ मूल्य भी बढ़ जाते हैं तो आय बढ़ने के बावजूद भी मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाने के कारण लोग अपने जीवन स्तर को नहीं बढ़ा सकते। नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। अब इसका जो महत्व है वो है जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक नियोजन से जीवन स्तर में बहुत सुधार आ जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होने से उपभोग व्यय बढ़ता है तथा लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सकने की स्थिति में होते हैं। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। नियोजन से देखो, इसमें नियोजन से आर्थिक नियोजन से लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार से उनकी आय में जो वृद्धि होती है इससे वो अधिक खर्च कर पाते हैं जिससे व्यापार में भी देश के व्यापार में भी प्रगति होती है। और फिर आगे साधनों का आवंटन। राष्ट्रीय साधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। इससे साधनों के उपयोग पर भी नियंत्रण लगता है। फिर छठा है आर्थिक विषमताओं में कमी। नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील कर एवं सामाजिक व्यय के माध्यम से यह परिवर्तन किया जाता है कि समाज में धनी एवं निर्धन के बीच में अंतर को कम किया जा सके। फिर सातवां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष नहीं। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कोई दोष नहीं पाए जाते। फिर आठवां आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक। इसमें जो आर्थिक नियोजित अर्थव्यवस्था में आय एवं संपदा के केंद्रीकरण पर रोक लगाने के प्रयत्न किए जाते हैं। क्षेत्रीय विषमताओं में कमी। क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ होता है कि देश के किसी एक भाग का दूसरे भाग की तुलना में कम या ज़्यादा विकसित होना। जैसे किसी गांव का विकास ज़्यादा हो जाता है, किसी गांव में सुविधाएं कम होती है, पानी बिजली की सुविधाएं नहीं होती है, किसी गांव में पानी बिजली की भरपूर सुविधाएं होती है, इंटरनेट का सप्लाई अच्छी होती है। तो ये क्षेत्रीय विषमताएं होती है। फिर है संतुलित विकास। संतुलित विकास में कृषि, उद्योग, यातायात, शक्ति के साधन, व्यापार आदि का विकास किया जाता है। परिणाम स्वरूप देश में उपलब्ध सभी साधनों का यथावश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। फिर है सामाजिक
न्याय सामाजिक न्याय। इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय का होना भी बहुत जरूरी होता है। और समाज अर्थव्यवस्था में समाज के सभी व्यक्तियों को समान समझा जा रहा है। धन या संपदा के आधार पर किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। फिर है दूरदर्शितापूर्ण नियंत्रण। फिर है दूरदर्शितापूर्ण निर्णय। इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था में भविष्य के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लिए जाते हैं। नियोजित अधिकारियों की दृष्टि हमेशा आगे रहती है, इसलिए इसे खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ये तो हो गए महत्व। फिर उद्देश्य। अब अगला है अपना उद्देश्य। इसमें पहला है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना होता है। विकासशील राष्ट्रों में लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते। नियोजन के माध्यम से यह परिवर्तन किया जाता है कि लोग अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। फिर है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसका उद्देश्य जो दूसरा उद्देश्य है वह आर्थिक विकास का एक मापदंड राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना भी है। फिर है तीव्र आर्थिक विकास। आज के युग में प्रत्येक राष्ट्र तीव्र गति से आर्थिक विकास करना चाहता है। आज कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता। तीव्र आर्थिक विकास नियोजन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। फिर है स्थायित्व के साथ विकास। आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना भी होता है। फिर है आगे पांचवा पूर्ण रोजगार। आज अधिकांश राष्ट्रों में कम या ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी है। उत्पादन के बहुत से साधन रोजगार के अभाव में अप्रयुक्त पड़े हैं। नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में उपलब्ध मानव शक्ति का समुचित एवं लाभपूर्ण उपयोग करना भी होता है। फिर छठा है संतुलित आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास हो। इसके लिए कृषि एवं उद्योगों में संतुलन, उपभोग व उत्पादन में संतुलन हो। और सातवां प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन। और आठवां आर्थिक विषमताओं में कमी। अगला नौवां आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और 10वां कृषि का विकास। और 11वां औद्योगिकरण। आधुनिक युग में औद्योगिकरण को अधिक विकास का पर्याय माना जाता है। औद्योगिकरण के बिना अर्थव्यवस्था का न तो सर्वांगीण एवं संतुलित विकास संभव होता है और नई रोजगार में वृद्धि होती है। तो हम आज का जो टॉपिक था वो था आर्थिक नियोजन, अर्थ, महत्व और उद्देश्य। इसमें अलग अलग उद्देश्य हैं, जैसे सामाजिक उद्देश्य हैं। सामाजिक उद्देश्य में सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, वर्ग संघर्ष का अंत। और राजनीतिक उद्देश्य में सुरक्षा, शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अन्य उद्देश्य भी होते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, युवा शक्ति का नियोजन, समाज में फैली बुराइयों पर नियंत्रण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सामाजिक चेतना, कला कौशल का विकास आदि इसके अन्य उद्देश्य हैं।
अब जो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो है आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं, विस्तार से समझाइए।